आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। देखें, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से, कितनी प्रॉब्लम्स के बाद हमने हासिल किया। अब हम आ गए उस स्टेज पे कि अब हम मुल्क हासिल कर चुके हैं, लेकिन मुल्क हासिल करने के बाद जो हमें मसाइल का सामना करना पड़ा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखें कि चीज़ों को हासिल करने से ज़्यादा मुश्किल होता है उन पे कायम रहना, उन्हें लेके चलना। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में भी बहुत से रिलेशन, बहुत सी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, लेकिन उस पे कायम रहना आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि पहाड़ चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल पहाड़ पे स्टेबल खड़े रहना है। यानी जो जितनी तेज़ी से चढ़ता है उसे गिरने का ख़तरा भी उतना ज़्यादा होता है, और जो संभल संभल के चलता है उसके गिरने के मौके बिल्कुल कम होते हैं। तो हम इतनी मुश्किलों के बाद आगे बढ़े थे, मुकम्मल मजबूत ईमान के साथ, कि हमारे पास बहुत मौके थे कि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि कुछ साजिशें ऐसी थीं कि जिन्होंने आगे बढ़ने ना दिया। हमारे साथ भी वैसा ही हुआ। हम 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद मुल्क में सांस लेने के लिए तो बहुत पुरउम्मीद थे, लेकिन साजिशों ने हमारे रास्तों को और मुश्किल बना दिया। डियर स्टूडेंट्स, पार्टीशन के बाद, 3 जून के प्लान के बाद और कानून नाफिज होने के बाद हमें बहुत से मसाइल को देखना पड़ा। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था 3 जून का प्लान, और उस पे एक बात बहुत अहम थी कि डिवीजन कैसे हुई। तो डिवीजन के वक्त 2 बड़ी रियासतों की डिवीजन हुई, वो पंजाब और बंगाल की थी। क्यों हुई, कैसे हुई और उनमें क्या मसाइल हैं, इन सब के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब माउंटबेटन सब कॉन्टिनेंट में आया वाइंड अप करने के लिए, तो माउंटबेटन का ख्याल ये था कि मुझे गवर्नर जनरल की सीट दी जाए, यानी मैं बरे सगीर, जो कि अब ज़ाहिर डिवाइडेड इंडिया था, तो उसका जो है पहला गवर्नर जनरल बनूं। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको गवर्नर जनरल का भी थोड़ा सा गाइडलाइन प्रोवाइड करती हूँ कि वो है क्या। देखिए, आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो सबसे पावरफुल सीट होती थी वो गवर्नर जनरल की होती थी। जैसे आजकल पावरफुल सीट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होती है, वैसे ही सबसे पावरफुल सीट गवर्नर जनरल की थी अकॉर्डिंग टू 1935 एक्ट। तो जो ये माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन, इसने एक शर्त रखी और इसने कायद-ए-आज़म से भी मीटिंग की और नेहरू से भी, कि मैं जो है यहाँ का, भारत और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनना चाहता हूँ। नेहरू ने कहा ठीक है, आप बनना चाहते हैं तो बन जाएं। तो नेहरू के और इंडिया के यानी भारत के हामी पर वो भारत का तो गवर्नर जनरल बन गया, लेकिन कायद-ए-आज़म ने उसे मना कर दिया। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, अगर वो अगेन गवर्नर जनरल बन जाता, यानी मोस्ट पावरफुल सीट पे आ जाता, तो बच्चों फिर हमारे लिए डिवीजन का मायने तो वो ना रहता ना। यानी हमने जितनी कोशिश की, जितनी जानें कुर्बान की, जितना मेहनत की, वो तो फिर किसी भी नतीजा पर नहीं पहुंच सकते थे। तो कायद-ए-आज़म ने उसे मना कर दिया। अब आप देखें, वो जो बीज है वो बोया जा चुका है। वो तो खैर बहुत बरसों पहले ही बोया जा चुका था, नफरत का बीज। लेकिन अब माउंटबेटन ने भी अपना जो रोल है वो आगे और नेगेटिव करना शुरू कर दिया। बच्चों, उन्होंने क्या किया कि जब कायद-ए-आज़म ने उन्हें रिफ्यूज़ किया, तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन के सामने आए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। तो बस यहीं से समझ जाएं कि तकसीम होने वाली है, और तकसीम करने के लिए बाउंड्री कमीशन का जो इंचार्ज बनाया गया है वो सर रेडक्लिफ को बनाया गया है, जो एक बरतानवी वकील है। अब बरतानिया का एक पर्सन जो यहाँ के डिवीजन कर रहा है, डिवीजन का इंचार्ज था, वो भारत का पहला गवर्नर जनरल है।
और वहीं से एक आया हुआ शख्स जो एक वकील है वो यहाँ बाउंड्री कमीशन को डिवाइड कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से इंसाफ हो सकता था? पहली बात तो हम किताबों में पढ़ते हैं और आपके सिलेबस में भी लिखा है कि बहुत से ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात, फैमिली रिलेशन थे नेहरू के साथ माउंटबेटन के, और इसके अलावा उसके कुछ रिलेशन थे सर रेडक्लिफ के साथ भी, इसलिए उसने बहुत गैर अखलाकी जो है वो तकसीम की, बिल्कुल उसने इंसाफ का मुजाहिरा नहीं किया। लेकिन देखें, पहली बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई कि जब वो गवर्नर जनरल नहीं बना पाकिस्तान का, तो वो जो नफ़रत थी वो उसके दिल में उस ही बात पे कायम और दायम हो गई। अब आप देखें कि इस बात से आगे जो भी डिसीजंस होंगे हम उसमें जस्टिस कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि माउंटबेटन की कोशिश होगी कि हर वो काम किया जाए जो हिंदुओं के और भारत के हक में हो। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे चैप्टर में कि किस किस तरह से जो है प्रॉब्लम्स आई और हमने उसका सामना किया। तो इस चैप्टर को वैसे तो बेसिकली 4 पॉइंट्स में, 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्ली प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी जो हमें फेस करनी पड़ी। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि अर्ली प्रॉब्लम्स के बाद स्टेट डिस्प्यूट का जो एक प्रॉब्लम था वो क्या प्रॉब्लम था, उसके हमें क्या मसाइल देखने पड़े, और उसके बाद कायदे आज़म हमें जो है वो किस तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे आगे बढ़ने के लिए, और फिर हम इस तरह से चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो अर्ली प्रॉब्लम्स की बात की जाए, माउंटबेटन की जो है माइंडसेट मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो सिर्फ रिवेंज लेना चाहता है, वो सिर्फ अनजस्टिस करना चाहता है, तो इसलिए वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं करेगा जो मुसलमानों के हक में हो। अच्छा, इस चैप्टर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो दर्ज झेल हैं। यानी सबसे पहले हम इब्तदाई मुश्किलात की जब बात करते हैं तो बात करेंगे अनजस्ट अवॉर्ड बाय रेडक्लिफ, यानी वो वकील जो यहाँ सालिस मुकर्रर किया गया था, अब वो किस तरह से नाइंसाफ़ी करेगा। वो डिवीजन जो 3 जून के प्लान के अकॉर्डिंग हुई और 18 जुलाई को एक कानून बना, वो किस तरह से गैर इंसाफ तरीके से जो है, गलत तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, यानी इंतज़ामी जो मसाइल आए वो क्या थे। फिर हम एक अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज़ के बारे में जानेंगे, यानी जो जब डिवीजन हुई ना तो एक सबसे बड़ा मसला जो बन के सामने आया स्टूडेंट्स, वो मुहाजिरीन की आमद का सिलसिला था। यानी वो लोग जो भारत में थे और वो पाकिस्तान आना चाहते थे, वो मुसलमान, उनके लिए कितनी मुश्किलात हुई ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिवीजन ऑफ एसेट्स, यानी असासों की तकसीम, असासों की तकसीम का क्या प्रॉब्लम था वो सारा हम देखेंगे। फिर आ जाएगा डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस, फ़ौज की तकसीम किस तरह से हुई उसके बारे में जानेंगे। फिर हमारा एक और बहुत बड़ी मुश्किल थी जो थी वाटर इशू की, कैनाल वाटर इशू की, पानी, दरियाई पानी के मसले का बहुत एक बड़ा इशू था। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेट डिस्प्यूट्स, जो तनाज़ा बना था रियासतों का, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अनजस्ट अवॉर्ड बाय रेडक्लिफ की तरफ आते हैं, यानी रेडक्लिफ ने जो गैर मुनसफाना तकसीम की थी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पंजाब और बंगाल, क्योंकि आपको याद है कि लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि पंजाब और बंगाल की डिवीजन हुई किस तरह से। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को लाइन अप कर दिया गया कि जहाँ जहाँ तक मुसलमानों की आबादी है वहाँ वहाँ तक मुसलमानों को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया जाएगा, यानी वो पाकिस्तान में होंगे। अब जब पंजाब और बंगाल की लाइन अप की बारी आई तो बाउंड्री बनानी थी, तो रेडक्लिफ ने इसमें भी बहुत नाइंसाफ़ी की। जहाँ तक मुसलमानों का हिस्सा था उसने मुसलमानों को वो हिस्सा ना देते हुए हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अकोमोडेट किया, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया। इन शॉर्ट उनके हक में ज़्यादा जो है फैसला किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र किया क्योंकि मुसलमानों ने, क्योंकि इसमें जो हमारा, अगर आप मैप देखें तो मैप के अकॉर्डिंगली जो हमारी डिवीजन है मुस्लिम स्टेट्स में, सबसे बड़ी स्टेट आ रही है हमारे पास वो है कश्मीर। कश्मीर को जो रास्ते जाते हैं वो रास्ते मुसलमानों को जो एरियाज़ मिल रहे थे, आप देख सकते हैं एरो में आपको क्लियर हो रहा होगा, ये एरियाज़ हैं जो बेसिकली गुरदासपुर है, गुरदासपुर की तहसीलें जिसमें गुरदासपुर, पठानकोट और बटाला हैं,
ये भी तमाम उसने किसके अंडर कर दी, रेडक्लिफ ने भारत के अंडर कर दी, जो कि पाकिस्तान के अंडर थी। उसके साथ साथ फिरोजवाला की जो ज़ीरा है वो भी सारा ये उसके अंडर कर दिया गया। आप लाइन में देख सकते हैं मैप में कि आपको क्लियर हो रहा है कि ये पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स थे बेसिकली जो कनेक्ट करते थे कश्मीर से। यानी अगर ये पाकिस्तान के हिस्से में आते तो फिर इंडियन फोर्सेस कभी भी कश्मीर में एंटर नहीं कर सकती थी। लेकिन माउंटबेटन ने सबसे पहली जो एक रिवेंस लिया वो यही था कि इन तहसीलों को ऐड किया गया, यानी भारत को इसमें शामिल किया गया, भारत ने इन पे कब्जा किया। क्योंकि कश्मीर जोग्राफियाई लिहाज से जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको आप देख सकेंगे कि कश्मीर जोग्राफियाई लिहाज से एक आइडियल लोकेशन पर है। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है, जो कि ज़मीन पे जन्नत, और वाक़तन वो एक जन्नत है। तो हिंदू कैसे उस जन्नत को छोड़ सकते थे? तो बस माउंटबेटन ने पहला तीर हमारे जो पीठ पे घोंपा वो यही था। उसके बाद स्टूडेंट्स उसने जो है ये आप देख सकते हैं फिरोज वाला बेसिकली वो पॉइंट था ज़ीरा जहाँ ज़्यादातर दरिया लिंक करते थे। तब दोनों जगह को ही उसने हमारे लिए जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक बना दिया। बहुत से मसाइल हमें देखने पड़े, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि नाइंसाफ़ी हुई थी हमारे साथ। यानी जो हमें अवार्ड मिले थे, यहाँ अवार्ड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो हमें अवार्ड मिला था 3 जून के प्लान में कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को मुस्लिम पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, उसमें भी ये अब नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था क्योंकि ये लिंक करता है आगे पाकिस्तान के फ्यूचर को कि पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा, और पाकिस्तान के फ्यूचर को की एक हम राह पकड़ने के लिए अभी हम खड़े ही हुए थे। अभी वो कहते हैं ना एक बच्चा हल्का सा चलना सीखता है, अभी वो चलना सीख रहा था कि उसे जो है वो आगे बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करना शुरू यानी वो हो गया और आगे बहुत से प्रॉब्लम्स हुई। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़। एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ कौन से? यानी इंतज़ामी मुश्किलात। अब देखिए भारत और पाकिस्तान दो अलग मुल्क हैं। पाकिस्तान में जो दफातर थे, जो जगहें चल रही थी, जो भी काम हो रहा था, उनमें काम करने वाली मेजॉरिटी हिंदुओं की थी। अब जब डिवीजन हुई तो हिंदू वापस हिंदुस्तान चले गए, तो अब पाकिस्तान में खाली कमरे, खाली दफातर रह गए, और जाते जाते इतना भी काफ़ी नहीं था, वो फर्नीचर, टाइपराइटर्स, हर चीज़ तोड़ फोड़ के गए। कितनी गलत बात है। लेकिन आजकल लास्ट डे मनाया जब जाता है तो स्टूडेंट्स भी यही करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि लास्ट डे है तो वो सब कुछ बर्बाद करके जाते हैं। अब आप देखें हमें तब कितना बुरा लग रहा है कि हम एक मुल्क में एंटर हुए हैं और हम वहाँ एंटर होके हमें अभी काम करना शुरू करना है। हम नए लोग आए हैं और हमें काम करने के लिए ना तो चेयर है, ना टेबल है, दीवारों पे भी इतने मार्क हैं, टाइपिस्ट नहीं है, ना काम करने वाले हैं, और ना जिन चीज़ों पे काम करना है वो चीज़ें मौजूद है। तो कितना बुरा लगता है। तो ये जब हम लोग इस तरह से अखलाकियात से बाहर जाते हैं कि हम जिस चीज़ को पसंद नहीं करते हम उसे तोड़ फोड़ देते हैं, स्ट्राइक्स हो हम चीज़ें तोड़ फोड़ देते हैं, हम कॉलेजेस स्कूल्स का लास्ट डे हो तो चीज़ें बर्बाद कर देते हैं, हर चीज़ को तोड़ फोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बेस प्रोवाइड करनी चाहिए आने वाले लोगों के लिए ताकि मसाइल ना हो। तो बस उन्होंने भी यही किया, क्योंकि वो जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ मुसलमानों ने आना है तो हम सब कुछ बर्बाद करके जाए। तो अब आप देखें हमारे पास कमरे थे पर फर्नीचर नहीं था, खुले मैदानों में, खुले सहनों में बैठ के काम का आगाज़ किया गया, नई टीम बनाई गई और हर काम दोबारा से शुरू किया गया। तो ये भी कायद-ए-आज़म और उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ा मसला था, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, यानी जो हमारी बेसिक इब्तदाई मुश्किलात में था इंतज़ामी मसला। इंतज़ामिया नहीं थी, इंतज़ाम हैंडल करने वाले लोग नहीं थे, काम करने वाले लोग नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ा मसला आया। नेक्स्ट हमारे सामने आता है एक टॉपिक, वो है अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज। स्टूडेंट्स, अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हर मसला ही एक से बढ़कर एक हमारे सामने आ रहा है पाकिस्तान बनने के बाद। कहते हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हिजरत 1947 में हुई थी, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी। यानी वो मुसलमान जो भारत में रह रहे थे, अब उन्हें बंगाल यानी जो मशरकी पाकिस्तान है वहाँ, या जो मगरबी पाकिस्तान है वहाँ हिजरत करनी थी। और ये इतनी बड़ी हिजरत थी कि तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख के करीब लोगों ने हिजरत की।
हिजरत की इतनी बड़ी मिसाल कभी नहीं देखी गई जितनी बड़ी ये हिजरत थी। और आप सोचें कि जितनी बड़ी हिजरत थी उतनी ही ज़्यादा खून रेजी हुई। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स ने, हिंदुओं ने, सिखों ने मुसलमानों को लूटा, मुसलमानों को कत्ल किया, मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। इतना बुरा सलूक किया कि उन्हें घरों से निकाल के बाहर जलाया गया, उन्हें मारा गया, और इतना गैर इखलाकी सलूक किया गया जो बताने से भी कासिर हूँ मैं। खैर, बड़ी मुश्किलों से होते हुए मुसलमान जब यहाँ आए तो एक और मसला आ गया कि अब उन्हें सेटल डाउन कैसे किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये जो अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज है ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला था। मैं थोड़ी एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगी। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में रह रहे हैं और आप घर में 5 लोग रहते हैं, ठीक है। अब आप 5 लोग रहते हैं और आपके अब्बू अर्न करते हैं, और अब्बू आपका खाना पीना, आपका मेडिसिन, आपके स्कूल कॉलेजेस के अखराजात और हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, जो भी उनका मंथली एक सिस्टम बना हुआ है। अब आपके घर कोई गेस्ट आ जाए, अब हाँ, आप जिस घर में रहते हो उसमें सिर्फ 1 रूम है या 2 रूम है और आप पूरा कंफर्टेबली उसमें रह रहे हैं। अब कोई गेस्ट आ जाए आपके घर, तो आप उस गेस्ट को कैसे रखोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 1 कमरा है। चलो दूसरा कमरा भी है, तो चलो आप उसे 1 दिन रख लोगे, 2 दिन रख लोगे, लेकिन परमानेंटली उसने रहना हो तो फिर तो आपको बहुत मुश्किल होगी कि आपके पास जगह नहीं है, आपके अब्बू एक अकेले कमाने वाले हैं, तो आप किस तरह से उन्हें मैनेज करेंगे। उसके लिए आपके पास सोर्सेज नहीं है, खाने पीने को चीज़ें देने को नहीं है, आपके पास मेडिकल प्रोवाइड करने को नहीं है, आपके पास उन्हें पढ़ाने को नहीं है, कपड़े नहीं है उन्हें देने को। आप कैसे करोगे, बहुत बड़ा मसला होगा ये। तो बिल्कुल इसी तरह एक ऐसा मुल्क जो अभी अभी आज़ाद हुआ है, जो अभी अभी इस दुनिया जो मौरिज़ वजूद में आया है, नक्शे में आया है, उसमें ऐसे इतनी बड़ी तादाद में रहने वाले लोग आ गए हैं जिनके पास ना घर है, ना खाने पीने को कुछ है, ना छतें हैं। ये कहना आसान है, ये सोचना, और इनफैक्ट जिन लोगों ने ये फेस किया, ये बहुत मुश्किल है। बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमसे जो पहले लोग गुजरे हैं, जो यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने बहुत मुश्किलात देखी हैं। नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के साथ एक जो है वो मेरी डिस्कशन हुई। उस डिस्कशन में उन्होंने लाइव ऐसे लोग दिखाए जो लोग उस टाइम पे सफ़र करके आए हैं। उन्होंने बताया, एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उन्होंने बताया कि उस दौरान जब पार्टीशन हो रही थी, यहाँ आना इतना मुश्किल था कि हम एक घर में, जो एक गोदाम सा था, मैं और मेरा भाई उस गोदाम में अपनी, वहाँ कुछ फीमेल्स थी, हमने उन्हें छुपाया और आग लगा दी गोदाम को, सिर्फ इसलिए कि जो भी सिख और जितने भी हिंदू थे वो वहाँ आए तो वो देखें कि गोदाम को आग लगी हुई है, यानी गोदाम बंद है, यहाँ कोई नहीं है और इसे आग लगी हुई है, तो वो अंदर नहीं आ सकेंगे। लेकिन आप यकीन करें कि वो एक्सट्रीमिस्ट इतने खबासत से भरपूर लोग थे कि उन्होंने आग के अंदर जाके और जो जितने रिमेनिंग थे, जो लोग थे, उन्हें ज़िंदा जलाया। और वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी, उन्होंने बताया कि वो अकेले उस खिड़की से बाहर निकल कर वहाँ एक नियर ही डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ गए और जाके उन्होंने पनाह ली और वो छुप गए। खैर, अच्छे लोग भी होते हैं बीच में। और जितनी औरतें थीं, 5 से 6 ख़वातीन थीं, उन्हें भी ज़िंदा जला दिया गया, और उनके साथ जो उनके अंकल थे उन्हें भी ज़िंदा जला दिया गया। और ये सब उन्होंने बताया जो उस वक़्त वहाँ से बच के भागे थे, और अभी वो ऑलमोस्ट 85 ईयर्स के हैं। तो यानी इतना मुश्किल दौर उन्होंने देखा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ बहुत आसान थी? ये बहुत मुश्किल थी। चाहे हमारे साथ जो है वो इंसाफ ना हुआ हो, या हमें इंतज़ामी मुश्किलात देखी गई हो, लेकिन सबसे अज़ियतनाक ये जो तब्दीली थी ना, ये जो हिजरत थी, ये बहुत तकलीफ़ दे अमल था जो हमने देखा। इसके बाद एक और मसला जो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी के घर जाते हो तो सबसे बड़ा मसला होता है कि वो आपको सपोर्ट कैसे करे, फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे करे। तो अब डिवीजन ऑफ एसेट का भी मसला बहुत ज़्यादा बड़ा मसला था, क्योंकि उस वक़्त जो सब कॉन्टिनेंट को डील कर रहा था वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया था। स्टूडेंट, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 बिलियन जो है वो सब कॉन्टिनेंट का अवेलेबल था। जब डिवीजन हुई तो पाकिस्तान के हिस्से में आया 750 मिलियन। कितना आया पाकिस्तान के हिस्से में? 750 मिलियन। बच्चों, 750 मिलियन पाकिस्तान के हिस्से में आया, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ पे किया गया 200 मिलियन।
यानी 200 मिलियन देके फिर पाकिस्तान को कहा गया ठीक है अभी बस होंगे तो देंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत गैर अखलाकी थी। अब जब आपके पास पैसे नहीं है, ना आपके पास रहने की जगह है, आप आज़ाद मुल्क में किस तरह से रह सकते हैं? आपके लीडर्स आपको कैसे आगे लेके चल सकते हैं जब आपके पास कुछ है ही नहीं? हाँ, इस पॉइंट पे जो है गांधी ने बहुत ज़्यादा इस पे तहरीकें चलाई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत इसमें चालाकी की कि थोड़ा मैं पैसे इनके वापस दिलवाता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ये हमारे साथ एक पॉजिटिव जो है वो अपना रवैया किया कि गांधी के स्ट्राइक्स पर गांधी ने हंगर स्ट्राइक्स की और बहुत कोशिशों के बाद और वैसे भी ओवरऑल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बाद मुसलमानों को यानी पाकिस्तान को पहले 200 मिलियन मिला, आपको ये पता होना चाहिए, और उसके बाद 500 मिलियन और मिल गया, तो टोटल हो गया कितना 700 मिलियन। यानी अब मुसलमानों को 700 मिलियन मिल चुका है। 50 मिलियन अभी भी नहीं दिया, यानी कि 50 मिलियन अभी तक स्टिल पाकिस्तान में अभी तक भारत हमारा मकरूज है। तो इस तरह से हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी और उन प्रॉब्लम्स के बाद यानी ना पैसा था हमारे पास, ना रहने की जगह। अब हम आते हैं डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस की तरफ। फौजी असासों की तकसीम कैसे हुई? फौजी असासों को तकसीम करने के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया वो 64/36 का था। क्या? यानी उस वक्त बरे सगीर में 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज काम कर रही थी। 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज काम कर रही थी सब कॉन्टिनेंट में। उन्हें डिवाइड किया गया 64/36 के फॉर्मूला से, यानी 36% पाकिस्तान को दी गई और 64% भारत को दी गई। लेकिन स्टूडेंट्स, भारत और पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि तमाम की तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की जो लोकेशन थी वो प्रेजेंट भारत था। अब लोग तो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं, पर फैक्ट्रीज को तो नहीं उठाया जा सकता, तो इसलिए तय ये पाया कि तमाम की तमाम भारत का हिस्सा रहेंगी और भारत उसके बदले में हमें 60 मिलियन पे करेगा। इसके अलावा जितने भी लोग थे, आर्मी के लोग थे, आर्म फोर्सेस के लोग थे, उनसे पूछा गया मुसलमानों से कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान में शामिल हो गए, लेकिन इससे काफ़ी वक्त लगा। तो इस तरह से ना हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी। अब आप देखें, पैसे मिलने का मकसद ये नहीं अब एक चीज़ बनी बनाई है और एक को दोबारा बनाना है। दोबारा बनाने में बहुत टाइम दरकार होता है। तो हमने देखा कि हमारे साथ अवार्ड्स में नाइंसाफ़ी हुई, हमारे साथ इंतज़ामी मसाइल में नाइंसाफ़ी हुई, हमारे साथ रिफ्यूजीज़ का जो एक अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज़ था वो एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक टाइम ड्यूरेशन था। फिर हमने एसेट की डिवीजन में देखा कितनी नाइंसाफ़ी हुई, और जो अभी प्रेजेंटली डिस्कस किया है वो आर्म फोर्सेस का है। यानी कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है उन्होंने मुकम्मल तौर पर नाइंसाफ़ी की कि किसी तरह से हम बेहतरी से आगे ना बढ़ जाएं, और उन्होंने बहुत हमारे लिए मसाइल इकट्ठे किए। तो इसी तरह से हमने ये सारी प्रॉब्लम्स देखी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है कैनाल वाटर प्रॉब्लम। इसे देखने के लिए आपको थोड़ा सा मैप दिखाने की ज़रूरत है, तो हम चलते हैं अपने बोर्ड नंबर 2 की तरफ। दरियाए पानी का मसला। दरियाए पानी का मसला एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आया। डियर स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि हम हर चीज़ के बगैर रह सकते हैं पर पानी के बगैर नहीं रह सकते। इंसान को ज़िंदगी के लिए पानी एक बेसिक नीड की हैसियत रखता है, बुनियादी ज़रूरत। हमारा मुआशी निज़ाम तबाह हो जाना था अगर हमारे फसलों को, हमारे नहरों में पानी मुहैया ना किया जाता। तो पाकिस्तान को जो दरिया लिंक कर रहे थे उनमें से 3 बड़े दरिया भारत से होकर आते थे, और भारत मुकम्मल तौर पर यह चाहता था कि किसी तरह से वो पानी बंद हो जाए और पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि मुआशी तौर पर कैसे कमज़ोर हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसका दारोमदार ज़राअत पर है। पाकिस्तान को ज़रई मुल्क करार दिया गया है।
तो स्टूडेंट, पंजाब में जितनी काश्तकारी थी, जितनी फसलें थी, वो तबाह हो जाती अगर उन्हें पानी मुहैया ना किया जाता, क्योंकि फसलों का लिंक होता है पानी के साथ। तो जो 3 बड़े दरिया हैं, जो रावी, सतलुज और ब्यास, ये लिंक कर रहे थे भारत से। तो भारत ये चाहता था कि किसी तरह से मगरबी पाकिस्तान को ये पानी ना मिले, और वो आए दिन ये पानी बंद कर देता था, जिसकी वजह से मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट, इसकी वजह से जो है वो आगे जाके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि हम किसी भी तरह से पानी के मसले में ना आए। समअप मैं आपको ये करूँगी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के दरमियान साइन करवाया गया, क्योंकि हमने, पाकिस्तानियों ने जो है वो वर्ल्ड बैंक को लेटर लिखा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे लिए ये मसला सॉल्व करवाएं, क्योंकि जब देखें हिंदू हमारा जो है वो कनेक्शन को है वो ख़त्म कर देते हैं। तो फिर क्या किया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट ये था, मुआहिदा ये था, जिसे सिंध तास का नाम दिया गया, जिसके तहत 3 बड़े दरिया रावी, सतलुज और ब्यास, ये आप देख सकते हैं, इन तीनों का जो लिंक है ये कनेक्ट कर दिया गया भारत के साथ, यानी इन पे हाकमियत हो गई भारत की। और जो बाकी के 3 दरिया हैं जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये सिंध, जेहलम और चनाब, ये तीनों को दिया गया किसके अंडर? जी हाँ, पाकिस्तान के अंडर। तो पाकिस्तान के पास ये 3 दरिया आए सिंध तास के मुआहिदे के रिजल्ट में, और बाकी के 3 दरिया भारत के अंडर गए। और ये मुआहिदा जो है वो 1960 में साइन किया गया। और ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जाता है, तो इसे आपने माइंड में रखना है। तो फिर ये जो है नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने आज़ादी की सांस तो ली, लेकिन बहुत सी मुश्किलात के घेराव में। एक और जो मसला हमें देखने में आया वो रियासतों का तनाज़ा था। उस पर डिटेल से बात करनी है, तो इंशाल्लाह रियासतों के तनाज़े पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आप सबको इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको रिवाइज करवा दूं, क्योंकि इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो रेडक्लिफ ने एक नाइंसाफ़ी की थी उसके बारे में। उसके बाद हमें जो इंतज़ामी मुश्किलात आई, स्टूडेंट्स, इंतज़ामी मुश्किलात पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि पाकिस्तान की इंतज़ामी मुश्किलात बयान करें। तो आपने बड़ा क्लियर लिखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए पाकिस्तान की इंतज़ामी मुश्किलात के बारे में बताएं, तो पाकिस्तान की पहली बड़ी मुश्किल जो सामने देखने में आई, ये मैं ऐसे कैटेगरी नहीं इसकी बना रही हूँ, ये जर्नल बात कर रही हूँ, वो एक इंतज़ामी मसला था, जिसमें पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे थे वो हिंदू, ज़्यादातर हिंदू थे, इसलिए जब डिवीजन हुई वो वापस चले गए, और यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ काम करने के लिए खाली कमरे और सहन रह गए, ना कोई चीज़ थी, ना कोई काम करने वाला। फिर रेफ्यूजीज़ का मसला एक बहुत बड़ा मसला बन के सामने आया, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हिजरत हुई, और ये एक हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो डिवीजन ऑफ एसेट्स है, असासों की तकसीम, उसका मसला, जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 बिलियन थे, और 4 बिलियन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में 750 मिलियन आए, 750 मिलियन, लेकिन मिले 200 मिलियन। फिर दूसरी किस्त में मिले 500 मिलियन, और 50 मिलियन अभी तक नहीं मिले। देन हमने देखा डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस। डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस में 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और उनकी डिवीजन 64% भारत को दी गई और 36% पाकिस्तान को दी गई। लेकिन क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भारत में थी, तो इसलिए पाकिस्तान के पास एक भी फैक्ट्री नहीं आई, और सारी की सारी भारत में चली गई। यानी वो फैक्ट्रीज जो आर्मी गुड्स बनाती हैं, आर्मी से रिलेट करती हैं, और पाकिस्तान को मिले सिर्फ 60 मिलियन रुपीज़। उसके बाद हमने देखा कैनाल वाटर इशू में सिंतास मुआहिदा, यानी 60 में जो मुआहिदा हुआ वो सिंतास का मुआहिदा था, जिसकी बिना पर 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए और 3 दरिया भारत को। पाकिस्तान को दिए जाने वाले दरियाओं में जेहलम, चनाब और सिंध शामिल हैं, जबकि भारत को दिए जाने वाले दरियाओं में रावी, सतलुज और ब्यास शामिल हैं। तो इस तरह से आज का टॉपिक हमारा वाइंड अप होता है। मैं इसे यही वाइंड अप करूँगी, लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे स्टेट डिस्प्यूट्स की और आगे फर्दर। तो तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए।